नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है और इसके पहले हमने जितने पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं सभी आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते जाइए और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर, हमारी आवाज़ आ रही होगी, सभी को आ रही आवाज़। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और टेस्ट को जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, अपमान में उपसर्ग है। अपमान में उपसर्ग है तो देखो अगर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा अप धन मान, अर्थात यहाँ पर अप जो है ये आपका उपसर्ग है, मान यहाँ पर जो है ये आपका मूल शब्द है। इस प्रकार से आपका उपसर्ग होता है जो कि शब्द के पहले होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा डी। जिसका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो आपका आस प्रत्यय मिलेगा, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। मिठास में आपका आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। आंशिक में प्रत्यय आपको बताना है और आंशिक में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, आंशिक है ना। अगर इसे तोड़ें अंश धन की हो जाएगा, अर्थात इक हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अंश इसका मूल शब्द बनेगा और इक इसका आपका प्रत्यय होगा, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कर आपसे, मंदिर और मंदिरा, ठीक है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। अर्थात मंदिर का अर्थ क्या होता है और आपका मंदिरा का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए फटाफट आंसर। चलिए तो यहाँ पर देखिए, मंदिर का अर्थ होता है देवालय। क्या होता है, मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है आपका कौन सा, अश्वशाला होता है। तो जिसका जो यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द के भेद होते हैं। तो भाई ये किस प्रकार के भेद होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये जो होते हैं आपके किस प्रकार के शब्द होते हैं। हमने आपको बताया था कि ये शब्द होते हैं आपके विकारी शब्द, है ना। क्या प्रकार के, मतलब देखो व्याकरणिक दृष्टि देखा जाए तो दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। तो ये जो शब्द दिए हैं वो आपके विकारी। इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, अज्ञान का तद्भव रूप बताइए। अज्ञान का तद्भव रूप आपको बताना है। अज्ञान का तद्भव रूप आपका क्या हो जाएगा। चलिए 6 का जवाब दीजिए और यहाँ पर अज्ञान का हो जाएगा ऑप्शन राइट, बी हो जाएगा, अजान हो जाएगा। जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है बी, अजान। चलिए 7वें का जवाब दीजिए, मुद्री का तत्सम रूप बताइए। मुद्री का तत्सम रूप बताना है और आपका तत्सम रूप आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, मुद्रिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, आपका मुद्रिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, चलिए हाँ देखो गलती आप लोग कर रहे हैं भाई, सही सही जवाब दीजिए बिल्कुल से। चलिए 8वां नंबर दीजिए। 8वां आपसे कह रहा है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, यहाँ पर आपको कह रहा है मैं खाना खा चुका था, यहाँ पर कौन सा भूतकालिक भेद है। और यहाँ पर देखो खाना खा चुका है ना, इसका मतलब खाना खा चुका है, इसका मतलब क्रिया आपकी पूर्ण हो गई है। तो राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी बच्चे क्या होते हैं ना, दूसरे का आंसर दूसरा देते हैं और गलती भी कर देते हैं, है ना, आराम से दीजिए। चलिए अगला है 9 नंबर, कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर देखो पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो भाई जब क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका मतलब पुस्तक यहाँ पर क्या है, ये आपकी यहाँ पर क्या है, कर्म का काम कर रही है। ठीक है, तो कर्म वाच्य हो जाएगा। जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, कर्म वाच्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। 10 का जवाब दीजिए, 10 का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर आपका जो भेद नहीं होगा आपका कौन सा नहीं होगा,
तो राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब है पदबंध। ये आपके वाक्य का भेद नहीं है। देखो सरल वाक्य पढ़ा है, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य, ठीक है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब है, प्रश्न है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। हमें प्रतिदिन, यहाँ पर आपको प्रतिदिन का पूछा है, कौन सा आपका कह सकते हैं, यहाँ पर आपका जो दिया है प्रतिदिन, यहाँ पर आपसे दिया है कि रेखांकित शब्द को पहचानिए, अर्थात ये जो शब्द है क्या है, 11 का जवाब देना है। तो ये प्रकार का कह सकते हैं प्रति क्या है, अर्थात यहाँ पर आपका जो प्रति है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, है ना, लेकिन प्रतिदिन दिया है, पूरा का पूरा प्रतिदिन अंडरलाइन कर दिया है। तो प्रतिदिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय, अर्थात कह सकते हैं कि लिंग कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार ना हो उसे अव्यय कहते हैं, है ना। प्रतिदिन है, इसको क्या बदल सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो अगर हाँ, काफी बच्चों को मैसेज ये आ रहा होगा, है ना, तो भाई ये इसलिए नहीं आंसर होगा क्योंकि प्रति नहीं पूछा है, पूरे के पूरे अंडरलाइन है, प्रतिदिन पूछा है ना। तो इस प्रकार से आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है 12 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध आपसे पूछा है और 12 का जवाब आपका क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सन्यासी, देखिए सन्यासी आपको जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका है सन्यासी, इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर आकाल है, आकाल नहीं होता, अकाल होता है, अर्थात छोटा होता है, ठीक है। अनुग्रहित है और अनुग्रहित में आपका जो कह सकते हैं इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। और अगर बात करें आपके आजीविका को, तो आजीविका में आपका सही आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आजीविका। तो भाई आजीविका होता है, वी में आपकी छोटी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के चारों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। चलिए 13 का जवाब दीजिए। यहाँ पर 13 नंबर आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अश्व अश्व श्रुति में भिन्नार्थक शब्द हेतु उपयुक्त अर्थ युग्म कौन है। यहाँ पर आपको जवाब देना है इसका इसका, जो आपके कह सकते हैं बोलने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ आपके भिन्न भिन्न होंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 13 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, घोड़ा और निर्धन। तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला जवाब दीजिए, पवन का संधिविच्छेद कौन सा हो जाएगा। पवन का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। तो भाई पवन का संधिविच्छेद यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, पो धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो धन अन हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पो धन अन। ये आपकी कैसी है, ये आपकी अयादि संधि है, ठीक है, अयादि संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई। तो जब वाक्य को समाप्त कर देते हैं वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम। तो जिसका ऑप्शन आपका बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, पूर्ण विराम हो जाएगा। अगला है कि कामायनी एक अध्ययन है, इस प्रकार में जो चिन्ह का विवरण हुआ है कौन सा चिन्ह। यहाँ पर देखो ये आपके दिए बूंदी वाले है ना, ये प्रकार, ये वाला जिसे बिंदी बोलते हैं, है ना। तो ये जो चिन्ह है ये किस प्रकार के चिन्ह है, इनका कौन चिन्ह बोलते हैं। इनको बोलते हैं उप विराम बोलते हैं, याद रखिए इनको क्या बोलते हैं, उप विराम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें लोप चिन्ह का क्या होता है, तो लोप चिन्ह होता है, आप लोग देखते हैं ऐसे ऐसे डैश डैश करके ऐसे बना होता है ना, तो आपका ये लोप चिन्ह होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, द्रौपदी का चीर हरण का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर हरण जो आपका था, द्रौपदी का चीर मतलब वही हुआ था, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है। तो 17 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कभी समाप्त ना होना, ठीक है, कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। 18 का जवाब दीजिए यहाँ पर, फटाफट आंसर दीजिए भाई। तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ठीक है, 18 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ये जो बोली है कौन सी, ऑप्शन बताइए यहाँ पर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपकी कन्नौजी, ठीक है। तो कन्नौजी आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। देखो कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी, ये आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो भाई राजस्थानी के अंतर्गत आपकी देखो मेवाती होती है, जयपुरी होती है, मालवी होती है और मारवाड़ी होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, मेवाती हो जाएगा सी नंबर। तो जिसका जवाब यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर 21 नंबर।
कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं। चलिए 21 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो ऐसी भाषा को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, इसे बोलते हैं परनिष्ठ भाषा। कई बार आपको देखने को मिला है, तो ये आपकी होती है परनिष्ठ भाषा होती है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि वाक्यों को आपको क्रम से मिलाना है, जिस प्रकार से हमेशा आपको मिलाने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो पहला है आपका ये हमेशा फिक्स रहता है, जो 6 नंबर है ये भी आपका फिक्स है। अब परिवर्तन आपका किस प्रकार से कहाँ हुआ है ये आपको देखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर क्रम से देखा जाए तो देखो यहाँ पर जो आपका आर है अगर इसे 2 मान लेते हैं और यस को अगर देखा जाए इसे 3 मान लेते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए आर एस, और अगर यहाँ पर पी को अगर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं 4 मान लें, और पी के बाद अगर आपका क्यू को आपको 5 मान लेना है, और इसके बाद 6 तो आपका है। अब 1 2 3 4 5 6 के क्रम से अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो बनेगा कि जितनी सीमा तक हमारा राष्ट्रीय व्यक्तित्व परिस्थितियों में दबा हुआ है उतना ही सीमा तक हमारा सौंदर्य बोध और स्वस्वादन भी कुठित है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आर एस पी क्यू हो जाएगा क्रम से। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए कि जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से क्या नहीं होती भाई, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी दूसरों व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं होती है। ठीक है, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति की से ईर्ष्या नहीं होती। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। 24 का ऑप्शन आपका बताइए क्या हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ये आपका होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है। 25 का बताइए जवाब। परिमाणवाचक, तो भाई परिमाणवाचक नाप तौल वगैरह होता है ना, मात्रा के ऊपर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, क्षण भर है, निसंदेश है, अन्यत्र है और आपका अत्यंत। देखिए डी नंबर आपका यहाँ पर 25 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अत्यंत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। गहनता से समझिए तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा वाक्य में कौन सी क्रिया है, जवाब दीजिए। 26 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी आपकी कह सकते हैं क्रिया है। तो प्रेरणार्थक तो आपकी हो नहीं सकती है ना, संयुक्त क्रिया हो नहीं सकती है, द्विकर्मक क्रिया आपकी पढ़कर क्या ये भी नहीं आपका हो सकता। देखिए आंसर आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया आरंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहती है। ठीक है, समझ गया ना, कि जब कर्ता एक क्रिया कार्य समाप्त कर लेता है दूसरी आरंभ कर लेता है तब उसकी पहली क्रिया होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि पहले उसने पढ़ा है, अब ये बोल रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, है ना। काफ़ी लोग होते हैं एग्जाम के समय पेपर अच्छे से देते हैं, पेपर लीक होता है तो बोलते हैं क्या पढ़कर लीक क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब क्रिया पहले पूरी हो गई है, अब क्रिया जो आपकी है वो आपकी कह सकते हैं शुरू हो रही है ना। इस प्रकार से सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। 27 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ए नंबर आपके वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला। चलिए अगला है 28, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। 28 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट घोष। देखो घोष जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, माँ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा यहाँ पर आपका घोष। ठीक है, अगला है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम क्या होता है, 29 के जवाब आपको देना है कर्कश का विलोम। तो भाई कर्कश का विलोम ऑप्शन राइट हो जाएगा मधुर, ऑप्शन आपका सी। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा मधुर। चलिए अगला है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, 30 का जवाब आपको सही देना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, जुगुप्सा होता है आपकी विभत्स रस का, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा विभत्स रस। अगला है
कि दामिन दमक रही घनमाही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है, कौन सा छंद है? तो यहाँ पर अगर मात्रा लगाया जाए तो समझ में आएगा। तो दामिन अर्थात यहाँ पर डबल सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल और आपका कह सकते हैं डबल डबल। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो इसको अगर 16 है तो भाई ये भी आपकी 16 ही निकलेगी। और 16 16 जो होती है उसे हम लोग चौपाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौपाई। तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, चौपाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? चलिए, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ये आपका कौन सा होता है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कुंडलियां होती हैं। क्या होती हैं भैया? कुंडलियां होती हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, कर आपसे अधर धरत हरि के परत ओंठ दीध पट ज्योति, हरि बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पर पूछा है कौन सा अलंकार है, 33 का जवाब पूछा है। तो यहाँ पर अधर धरत अर्थात यहाँ पर जो अलंकार है वो आपका थोड़ा सा हटके है, देख सकते हैं सभी बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। अलंकार की सीमा आपकी एक लिमिट नहीं है, 100 से ज़्यादा अलंकार हैं, ठीक है। इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आपका तदगुण आपका अलंकार है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। और पेपर में एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं और आप पेपर में उसे छोड़ के आ सकते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जवाब का ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पढ़ लीजिए चार ऑप्शन। चलिए, तो 34 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ठीक है। ये वाक्य कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो 34 का बी है, सज्जन लोग, यहाँ पर अशुद्ध पूछा था भाई, है ना। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। अगर इसमें अगर देखा जाए तो जो दिक्कत है, क्या दिक्कत है ना, सज्जन का जो जन और लोग है ना, जो सज्जन लोग, सज्जन मतलब होता है सज्जन है ना, तो सज्जन में मतलब जो जन है ये भी एक कह सकते हो लोग का ही प्रयोग हुआ है और लोग भी आपका है ना। तो सज्जन लोग परस्पर समानार्थी हैं, इस कारण ये नहीं होगा, इसका कह सकते हैं होगा सज्जन भला ही सोचते हैं, ठीक है। इसका जो बनेगा सज्जन भला ही सोचते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आपका लोग नहीं होगा क्योंकि सज्जन के साथ ऑलरेडी आपके लोग जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चिन्हित कीजिए। चलिए यहाँ पर आपको दिया है कि इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। 35 का आपका जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर आपका अगर देखा जाए जो गलती है वो आपके ऑप्शन आपका ए, आपकी इस पुस्तक के विकास में है ना। तो विकास के स्थान पर अगर ये किया जाए कि इस पुस्तक के लेखन में होगा, ठीक है, विकास नहीं होगा, लेखन में होता है, इस प्रकार से आंसर आपका ए गलत यहाँ पर था, ठीक है ना। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो भाई चट्टान पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग, ये चट्टान कैसी है ऐसा बोलते हैं ना, तो कैसी अर्थात आपका हो जाएगा आंसर बी, स्त्रीलिंग, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए इसका, चाकू का बहुवचन क्या होता है? तो भाई चाकू का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा? तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, चाकू ही होगा, ठीक है। अगला है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, वो आपका करण हो जाएगा, ठीक है, करण हो जाएगा, क्योंकि शेष शब्द अदर कहीं होगा ना, ये इसमें होगा, क्योंकि अपादान में से होता है, लेकिन ये अपादान से यहाँ पर इंगित नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका करण हो जाएगा, किससे कारण? बस से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है कि युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर, बताइए भाई, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? 39 का आपका जवाब सही देना है। तो युधिष्ठिर आपका कैसा है? ये क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और याद रखिएगा ये जो आपका समास है वो है आपका अलुक तत्पुरुष, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा,
किसी बच्चे ने पूछा था आलुक तत्पुरुष का उदाहरण, तो आप देख लीजिए युधिष्ठिर होता है। समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं कि इस समास में करने पूर्व पद की विभक्तियां का लोप नहीं होता है, जैसे युधिष्ठिर है ना, तो युद्ध अर्थात युद्ध में स्थिर, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि युद्ध में ये आपकी विभक्ति का आपको प्रयोग आपका नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका देखिए आपका ज्येष्ठ होता है ना, खेचर आपके होते हैं, तो खे आपका जो हो गया, इस प्रकार से देखेंगे काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है, अगर समास के अंदर और जाएंगे तब होता है। ठीक है, इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, अलुक हो जाएगा, आप लोग रट सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जो कि 40 नंबर है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 40 का जवाब आपको सही देना है, त्रिवेणी। तो भाई त्रिवेणी भाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका त्रिवेणी का हो जाएगा, द्विव समास हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन आपसे पूछा है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। 41 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा, बी नंबर आपकी भोपाल में। ठीक है, तो ये भोपाल में कब किया गया था? तो आपके 2015 में किया गया था। ठीक है, अच्छा तो अगर बात करें 11वां, तो 11वां आपको विश्व हिंदी सम्मेलन आपके मॉरिशस में 2018 में हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है आपसे निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन वो होते हैं जिसमें आप कह सकते हैं एक पूर्ण शब्द हो, उसी शब्द का और उससे एक आधा और जुड़ा हो, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको जो दिल्ली है, यहाँ पर आपका जुड़ा है दिल्ली के साथ, क्योंकि ला इसमें भी है, ला इसमें, एक ला के साथ दूसरा ला आधा जुड़ा है। तो ये 42 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे हल्दी का तत्सम बताइए। हल्दी का तत्सम आपको बताना है, और हल्दी का तत्सम आपका क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन राइट, 43 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बी नंबर हरिद्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरिद्रा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, हरिद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार मिला है देखने को आपको। कर का अर्थ नहीं होता है, ए नंबर सूर्य नहीं होता है, तो जिसका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। कर का अर्थ आपका हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है। ठीक है, अच्छा चलिए 45 का जवाब दीजिए। 45 नंबर आपसे कह रहा है आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो आपका योजक होता है, यह आपका योजक कौन सा है? आकाश पाताल के बीच लगने वाला आपका जो चिन्ह दिया है, ये कौन सा चिन्ह आपका है? चलिए तो 45 का ऑप्शन राइट जो आपका सही हो जाएगा, वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब है 45 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सी नंबर, ये आपका है योजक चिन्ह। ठीक है, सी नंबर योजक चिन्ह। यहाँ पर 46 से 48 जो प्रश्न है चूँकि गद्यांश है, और इस गद्यांश के जो 46 तक हैं इनको हम छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए 47 नंबर। 46 से 47 शायद आपसे पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर 48 तक आपकी गद्यांश की हैं। ठीक है, गद्यांश के हैं, तो गद्यांश को हम लोग छोड़ देते हैं, गद्यांश के बाद ही पढ़ेंगे, क्योंकि गद्यांश को हम लास्ट में पढ़ेंगे एग्जाम के समय। कह से पर्वत का पर्याय है। पर्वत का पर्याय क्या है भाई? पर्वत का पर्याय क्या होता है? पर्यायवाची मतलब। तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, आपका सैल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सैल हो जाएगा। 49 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। यहाँ पर आपके जो पर्यायवाची हैं इनमें से देखा जाए तो सभी आपके शुद्ध हैं, ऐसा आपका कौन सा पर्यायवाची है? 50 में। ये भी प्रश्न आपने पढ़ा है, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी जो आपके हैं ये पर्यायवाची आपके सही बिल्कुल हैं। ठीक है, आपके एक ही वर्ग में आते हैं, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पर आपको जवाब देना है रुकावट। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका भाववाचक है। किसी है भैया? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, चलिए अगला है झगड़े लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, अर्थात जो झगड़ा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 52 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही जवाब है, जो झगड़ा लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं नारद। क्या बोलते हैं भाई? उन्हें नारद बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जिसका जवाब डी आया है बिल्कुल सही है। अगला जवाब देना है आपको
गोदान किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? 53 का जवाब क्या हो जाएगा? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि वह आता तो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। पंक्ति में पूछा है कि कौन सा काव्य गुण है। देखिए नया प्रश्न आपको दिखाने को मिला होगा। यहाँ पर आपको जो काव्य गुण है वो है ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, प्रसाद गुण है। ठीक है, क्या है भाई? प्रसाद गुण। देखिए कि जिन रचनाओं के श्रवण मात्र से ही अर्थ प्रतीत होने लगे वहाँ आपका प्रसाद गुण होता है, अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के ही काव्य का अर्थ समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अर्ध सरकारी पत्र में संबोधन किया जाता है। तो भाई अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं उसमें जो संबोधन हम लोग प्रयोग करते हैं वो आपका संबोधन होता है कौन सा? तो ये संबोधन होता है आपका डी नंबर, माननीय महोदय होता है। ठीक है, माननीय महोदय का प्रयोग करते हैं। हमने आपको बता भी दिया था, डिटेल में बताया था, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का अंग नहीं है? निबंध का अंग नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो दिया है निबंध की बात आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर दिया है प्रस्तावना, अच्छा विस्तार, उपसंहार, भ्रमण, वृत्तांत। देखो जो निबंध होता है वहाँ पर हम लोग प्रस्तावना हेडिंग डालते हैं, विस्तार भी बोलते हैं, उपसंहार भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भ्रमण वृत्तांत का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइए। सीता सो रही थी, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा काल है। ठीक है, 57 का ऑप्शन आप बताइए बिल्कुल फटाफट। सीता सो रही थी, तो 57 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ये इसलिए क्योंकि सीता अभी ये नहीं पता है कि सीता जग गई है कि नहीं जगी है। क्या पता है आपको कि सीता जग गई है? नहीं जगा ना। सीता सो रही थी, है ना, अब भी सो रही है कि जग गई है नहीं पता, तो ऐसे बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे सी को देखकर आपका उपमा लगा सकते हैं, लेकिन उपमा में हमने बताया था कि डैश लगा होता है, पहले किसी भी शब्द के बाद डैश लगता है तब सी होता है, तब वो आपका उपमा होता है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, आपका मानवीय अलंकार। ठीक है, मानवीकरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि मेघमय आसमान से उतर रही, अर्थात जब निर्जीव की तुलना सजीव से की जाती है वहाँ पर आपका मानवीकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संध्या वगैरह है ना, तो इसे हम लोग निर्जीव होते हैं, है ना, तो इसकी तुलना हम लोग वास्तविकता के रूप में मानते हैं, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, जो कि 59 है, जो कि इंग्लिश से हिंदी आपका अनुवाद बनाना है। द कैप्टन अलॉन्ग विद दिस टीम हैज बीन इन्वाइटेड टू द सेरेमनी। यहाँ पर 59 का ऑप्शन बताइए सही क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका डी, अपनी टीम के साथ कप्तान को समारोह में आमंत्रित किया गया। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि छात्रों को धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपका जो इंग्लिश वर्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 60 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, स्टूडेंट्स शुड रीड रिलीजियस बुक हो जाएगा, बुक्स। ठीक है, तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 60 प्रश्नों का टेस्ट लगाया, जहाँ पर आपके 3 प्रश्न आपके थे गद्यांश को, उसको भी जोड़कर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कितने नंबर आप यहाँ पर सही कर पाए हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत सभी को।